हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ अगेन क्लास 9th नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर के एक नए टॉपिक जिसका नाम है द इफेक्ट ऑफ द वॉर के साथ आपके सामने आई हूँ। अगर आपको याद हो कि हमने अपने लास्ट वीडियो में क्या यहाँ पे डिस्कस किया था, चलिए एक रिकॉल करते हैं। हमने यहाँ पे लास्ट वीडियो में देखा था ट्रीटी ऑफ वर्सेल को। तो अब हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो उसमें हमने पढ़ा था कि ट्रीटी ऑफ वर्सेल के बारे में पढ़ा था। ट्रीटी ऑफ वर्सेल में जैसे मैंने बताया था कि आखिर उसके क्या कारण थे, क्या क्या उस वर्सेल वाली जो ट्रीटी हुई थी उसमें किन किन बातों को ऐड किया गया था। तो ऑलरेडी हम इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब जो वॉर हुआ था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसका इफेक्ट क्या निकला हमें, अब हम उस इफेक्ट को भी तो यहाँ पे जस्टिफाई करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि किसकी वजह से जो है यहाँ पर जो है वेमर रिपब्लिक आई, लेकिन फिर भी उसको सपोर्ट नहीं यहाँ पे मिल पाया। तो हम उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि वो क्या था, डिसएडवांटेज इम्पैक्ट। सबसे पहले हमने यहाँ पे डिसएडवांटेज इम्पैक्ट को लिया है कि किस तरीके से था, क्योंकि जो वॉर हुई उसने यहाँ पे क्या किया, लोगों को ना केवल साइकोलॉजिकल बल्कि फाइनेंशियल भी काफ़ी हद तक यहाँ पे वीक किया था। अब जब अलायंस और सेंट्रल पावर के बीच में जब लड़ाइयाँ लड़ी गई तो उन्होंने शौक में तो लड़ाइयों को लड़ लिया बिना कुछ सोचे समझे कि उसमें आखिर कितना ज़्यादा जो है पैसा खर्च हो रहा है, ह्यूमन पावर्स जो है उसमें खर्च हो रहा है, इन सब बातों की तरफ उनका ध्यान नहीं गया। तो ये जो वॉर थी इसका सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज ये निकला कि लोग साइकोलॉजिकली और जो फाइनेंशियली दोनों ही तरह से ये लोग वीक होना शुरू हो गए थे। क्यों? क्योंकि वॉर में इतना ज़्यादा पैसा जो था वो ऑलरेडी लग चुका था कि उसके बाद जो था जर्मनी के ऊपर एक इकोनॉमिकली प्रेशर पड़ना शुरू हो गया, क्योंकि फाइनेंशियली तौर पर अब वो यहाँ पर क्या हो चुकी थी, वीक हो चुकी थी। जिसकी वजह से जैसे कि हमने ट्रीटी ऑफ वर्सेल में पढ़ा था कि जर्मनी को क्या करना था, जर्मनी को फ्रांस को 6 मिलियन जो यहाँ पे उसको पे करना था। अब उस 6 मिलियन को यहाँ से वो पे करने के लिए जो उसके पास जो पैसे वो दे रहा था, जिससे कि जर्मनी के ऊपर क्या पड़ा, फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा तरीके से वो वीक हो गई। अब जब वो फाइनेंशियली वहाँ पर वीक हुई तो वहाँ पर क्या हुआ, लोगों के ऊपर भी उसका असर पड़ने लगा, वो साइकोलॉजिकली काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्या होने लग गए थे, वीक होने लग गए थे। तो सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, यूरोप क्या था, वो कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर टू कॉन्टिनेंट ऑफ डेप्टर्स बन चुका था। पहले जो यूरोप था वो पहले क्या था, वो कॉन्टिनेंट जहाँ पे जर्मनी जो था वो पहले दूसरों को पैसे वगैरह देता था, लेकिन अब उसकी कंडीशन यहाँ पे क्या हो चुकी थी, अब कंडीशन उसकी यहाँ पे ख़राब हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि जो जर्मनी है उसके ऊपर फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा उस पर बर्डन पड़ा था। जब 6 मिलियन उसको पाउंड्स वहाँ पर देने पड़ रहे थे पर मंथ के हिसाब से, जो भी उनका रहा हो क्राइटेरिया, तो उसके हिसाब से जब उनको वहाँ पे देना पड़ रहा था तो इससे इकोनॉमिकली एक प्रेशर पड़ रहा था जर्मनी से, जिसकी वजह से वहाँ ना केवल फाइनेंशियली क्राइसिस होना शुरू हो चुके थे, बल्कि यहाँ पर क्या हो चुके थे, बल्कि इकोनॉमिकली भी काफ़ी ज़्यादा वो वीक हो चुकी थी। अब क्योंकि उस समय पे क्या था, जब जर्मनी वहाँ पे कमज़ोर हो रही थी, तब यूरोप जो कि पहले क्रेडिटर था, जो पहले पैसे लिया करता था, अब वो यहाँ पे क्या हो चुका था, पैसे देने वाला बन चुका था। तो यूरोप ने भी आगे जब आप ये पढ़ेंगे इसका इकोनॉमिकली वाला, तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से यूरोप ने जो था जर्मनी की यहाँ पर हेल्प की थी। तो ये इसमें जितना भी जो भी पैसा कमाया वो मोस्टली यूरोपियंस कंट्रीज़ ने कमाया था, क्योंकि वहाँ पर जर्मनी जो था उसको पैसों की ज़रूरत थी। तो इन लोगों ने पहले से ही बहुत सारे पैसे वगैरह कर लिए थे और इनको उधार देना उसने धीरे धीरे यहाँ पर शुरू कर दिया था। थर्ड पॉइंट जो इसमें आता है वो है वाइमर रिपब्लिक एंड इट्स सपोर्ट्स फेस्ड प्रॉब्लम। अब जो वाइमर रिपब्लिक थे और जो उसके सपोर्टर्स थे उनको बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा था। एग्जाम्पल के तौर पे कहा जाए कि जैसे मान लीजिए अगर जो ट्रीटी को साइन किया गया था, लोगों के हिसाब से वो ट्रीटी क्या थी, अमानवीय ट्रीटी थी, उसको यहाँ पे साइन नहीं करना चाहिए था वाइमर रिपब्लिक के द्वारा। अब क्योंकि वाइमर रिपब्लिक ने उसको क्या किया था, साइन किया था, तो वाइमर रिपब्लिक कोई आदमी थोड़ी है, ऐसा है क्या कि वाइमर रिपब्लिक कोई आदमी थोड़ी कि रास्ते पे जा रहा है उसको पकड़ के लोग पीटना शुरू करेंगे, बिल्कुल नहीं। तो जो लोग वाइमर रिपब्लिक के सदस्य थे उन लोगों को वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा था। यहाँ तक कि उनको, क्योंकि ये जो पूरी ट्रीटी थी इसको साइन कब किया गया था, नवंबर में किया गया था। अब जितने भी जो लोग थे वाइमर रिपब्लिक के, उन सभी को यहाँ पे नवंबर क्रिमिनल्स के तौर पर देखा जाना यहाँ से शुरू कर दिया गया था। उन लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब लोगों के गुस्से का जो पूरा झेलना पड़ रहा था, उनके पथराव वगैरह हो रहे थे, बहुत सारे उनको तरह से अन्य तरीके से उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो वाइमर रिपब्लिक को यहाँ पर झेलनी पड़ रही थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ा यहाँ पे, डीप
इम्प्रिंट्स ऑन द यूरोपियन सोसाइटी। अब आप पूछेंगे ये कैसे, क्योंकि एक तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ इसने यूरोपियन जितनी भी जो सोसाइटीज़ थे उनके माइंड एक सेटअप कर दिया कि यूरोप में पहले ही ऑलरेडी इस युद्ध में वो इतना पैसा लगा चुका है, ऊपर से हार भी चुका है। अब उसने ऐसे ट्रीटी को भी वहाँ पे जर्मनी के द्वारा साइन कर लिया गया है कि उसका पूरा का पूरा जो लॉस है वो किसको होने वाला है, जर्मनी को होने वाला है। तो यहाँ पर एक जो है माइंड सेटअप हो चुका था पूरी सोसाइटी का कि इसके लिए जो कोई भी जिम्मेदार है तो उसी को यहाँ पे ज़्यादातर क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे बात हो रही थी वीमर रिपब्लिक की, कि अगर वीमर रिपब्लिक की गलती है कि उन्होंने इसको साइन अप किया तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो भी इम्पैक्ट पड़ने वाला था वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे वीमर रिपब्लिक के ऊपर पड़ने वाला था। नेक्स्ट जो इसमें आता है वो था तो ट्रेंच लाइफ ग्लोरीफाई। अब यहाँ से क्या हो चुका था, क्योंकि अब जो ऑलरेडी इतना इकोनॉमिकली बर्डन आ चुका था, बहुत सारे सैनिक भी मारे जा चुके थे, पैसों का भी काफ़ी ज़्यादा लॉस आ रहा था। किस तरीके से आ रहा था, अभी मान लीजिए अभी हम बात करते कि एक बम को बनाया गया, करोड़ों रुपए लगा करके एक एटम बम को बनाया गया और उस बम को हमने कहीं पे गिरा के फोड़ भी दिया, उसमें हमने कुछ हजार लोगों को भी मार दिया, लेकिन उससे हुआ क्या, लोगों की तो जान तो गई ही, साथ ही साथ उसमें जो एक करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किया गया वो पैसे का भी तो बर्डन ही पड़ रहा था ना। तो एक तरीके से इसमें क्या था कि बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्ट यहाँ पे लोगों के पूरा सोसाइटी पे यहाँ पे पड़ना शुरू हो गया था, जिसने यहाँ पे क्या किया, टेंच लाइफ को ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया था। अब जैसे किसी एग्जाम्पल के तौर पे बोला जाए, अगर किसी कंट्री के ऊपर किसी दूसरी कंट्री ने वहाँ से वॉर किया है या अचानक हमला कर दिया है तो वो क्या करता है, एक माइंड सेट हो जाता है ना कि हाँ अब तो हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे बदला लेना है। तो जो सच्चाई होती है वो क्या होती है, वो यहाँ पे बदल के आ जाती है थोड़ा सा। तो उसकी वजह से भी जर्मनी में क्या होता है, टंच लाइफ जो थे वो ग्लोरीफाई होना शुरू हो गए थे। अब टंच लाइफ क्या होती है, ये देखिए मैंने छोटा सा पिक्चर बनाया है, मिल नहीं रहा था तो कहीं से दिखाती हूँ नहीं तो मैं आपको। तो कुछ इस तरीके से नियर अबाउट 2-2 मीटर तक के ऐसे गड्ढे जो होते थे ये खोदे जाते थे और इसमें जो था सोल्जर्स होता था उसको इस तरह से उसमें रहना पड़ता था। और ये एक जो एक छोटा पोर्शन बनाया था जिसको फायर स्टेप बोला जाता था, जिसपे वो खड़े हो जाते थे और ये ऊपर सैंड की बोरियों पे अपनी गन्स को रख के टारगेट कर सकते थे। ये इस तरफ कुछ जो ऐसे जालियाँ सी लगाई गई थी कांटेदार, ताकि कोई भी मतलब इस तरफ ना जाए। मान लीजिए कि ये तो आराम से बैठे खाना वाना खा रहे, तब तो कोई आया दौड़ता हुआ इनके ऊपर ही बम फेंक के चला गया तो इसीलिए इस तरह की कुछ जालियाँ लगा करके इसको प्रोटेक्ट किया गया। तो इस तरह की जो लाइफ थी पूरी जर्मनी में जो थी ग्लोरीफाई हो चुकी थी कि सबको ये था कि कहीं कोई अचानक से आके वापस हमले वगैरह करना ना शुरू कर दे। तो मेंस जो थे इनको काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलिस, कि यहाँ पे जो मेंस थे उनके भी दिमाग को एक तरीके से यहाँ पे सेटअप किया गया, माइंड उनका सेटअप किया गया कि उनके अंदर क्या होना चाहिए, गुस्सा होना चाहिए, उनको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि वो क्या कर सके, उनमें ये जज्बा जाना चाहिए कि वो अपने नेशन के लिए यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो पूरे मेंस की जो सोसाइटी थी वो यहाँ पे ग्लोरीफाई हो रही थी। कि मतलब कहने का ये मतलब था कि अगर आप में गुस्सा नहीं है, आप स्ट्रॉन्ग नहीं है, दैट मीन्स कि आप नहीं चाहते कि आपके नेशन के साथ कुछ भी हुआ है तो वो आपको चलेगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया ना आपको कि कोई किसी ने हमारी कंट्री के ऊपर अटैक कर दिया तो उस समय हम होता नहीं, जैसे भी पुलवामा का जो अटैक हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों में गुस्सा हो जाता कि नहीं अब तो हमें बदला लेना है। तो इस तरीके से सभी मेंस को जो था वो जर्मनी में प्रिपेयर किया जा रहा था कि उनको काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होना है, ताकि स्ट्रॉन्ग होना है, ताकि वो क्या कर सके, अपनी कंट्री के बिहाफ पे बदला जो है वो ले सके अलायंस से। Then aggressive was propaganda and the national honor occupied the center stage in public। और जो लोग इस तरीके से होते थे ना कि जो लोग काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होते थे या फिर जिनके मन में ये धारणा आती थी कि हाँ हमारी कंट्री के साथ बुरा हुआ है तो हमें उसका बदला लेना है, तो ऐसे लोगों को क्या किया जाता था, नेशनल लेवल के ऊपर उनको बहुत ज़्यादा सम्मान भी दिया जाता था लोगों के द्वारा पब्लिक के बीच में, ताकि उन्हें और भी ज़्यादा बल मिल सके कि वो जो काम करना चाहते हैं वो आसानी से यहाँ पर कर सकें। डेमोक्रेसी बिकम अ यंग एंड फॉरगिन आइडिया। अब जो डेमोक्रेसी थी, डेमोक्रेसी जो कि अभी आई थी वेमर रिपब्लिक के थ्रू, जिस डेमोक्रेसी की बात यहाँ पर की गई थी, तो उस डेमोक्रेसी को यहाँ पे हालांकि वो यंग जरूर थी लेकिन उसको एक फॉरगिल टाइप का आइडिया यहाँ पे माना गया कि उसको भुला देने वाला आइडिया माना गया, इतना ज़्यादा सपोर्ट ना मिल पाने की वजह से, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को एक ही बात लग रही थी और वो ये थी कि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि वेमर रिपब्लिक की, तो लोगों के दिमाग में एक ही बात भर चुकी थी कि जो भी ट्रीटी को साइन किया गया, ट्रीटी के साइन होने के बाद जो भी हमारे ऊपर जो बर्डन पड़ा उसका एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो रिस्पॉन्सिबल बंदा था, वो कौन थी यहाँ पे, वेमर रिपब्लिक। अब उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेशक डेमोक्रेसी वहाँ पर नहीं थी लेकिन फिर भी उसको एक फॉरगिल आइडिया के जैसे लिया गया था। नेक्स्ट इसमें आता है सपोर्ट फॉर द कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप ग्रुप। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि अब
क्योंकि डेमोक्रेसी को तो नकार दिया गया था। डेमोक्रेसी के लिए जो वेमर रिपब्लिक थी जिसने इतना प्रयास किया था, उसको यहाँ पर इतना ज़्यादा सम्मान नहीं मिल पा रहा था। तो उसने क्या किया, उसने एक आइडिया को यहाँ पे जन्म दिया, मतलब आइडिया क्या दिया, उसने यहाँ पर डेमोक्रेसी की बजाय उसने यहाँ पे अब डिक्टेटरशिप को सपोर्ट मिलना शुरू हो गया था कि मतलब अब जो डिक्टेटरशिप था वो धीरे धीरे यहाँ से अब ग्रो अप होने वाला था। तो ये कुछ इस तरीके के जो वॉर थे का इफेक्ट था, जो कि आपके सामने मैंने यहाँ पे रखा है कि जब वॉर हुआ तो वॉर के बाद उनको किस किन चीज़ों का सामना करना पड़ा। उनको फाइनेंशियली और फिजिकल साइकोलॉजिकली दोनों ही तरीके से उनको काफ़ी हद तक जो है डैमेज हुआ था। देन उसी के साथ साथ यहाँ पे जो क्रेडिटर थे अब वो यहाँ पर क्या हो चुके थे, डेप्टर्स में कन्वर्ट हो चुके थे। वेमर जो रिपब्लिक थी उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा था। जो डीप इम्पैक्ट जो इसका सबसे ज़्यादा पड़ा वो यूरोपियन सोसाइटी पे पड़ा। साथ ही साथ जो थी वो टेंस लाइफ को ग्लोरीफाई किया गया। मेंस को इतना ज़्यादा एग्रेसिव बना दिया गया कि उनके अंदर एक ये भावना भर दी गई कि अब तूने जो भी करना है वो अपनी कंट्री के लिए करना है। तो इस तरीके के कुछ वॉर्स के इफेक्ट थे जिसके एक एक करके मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, हम उसमें पॉलिटिकली रेडिकलिज्म के बारे में पढ़ेंगे और उसको हम इसी के साथ वापस कन्वर्ट करके देखेंगे कि किस तरीके से, क्योंकि अब जो कुछ भी होता है, किसी भी तरह की कोई घटना होती है तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो सिर्फ वॉर या फिर वहीं तक सीमित नहीं रहता। उसका जो इम्पैक्ट होता है ना केवल पॉलिटिकल लाइफ तक बल्कि उसके सोशल और इकोनॉमिकल लाइफ के ऊपर भी एक अपना प्रभाव जो है वो छोड़ते हुए जाता है। तो उसके हिसाब से ही हमें यहाँ पे क्या करना है कि आगे हम उसको इससे रिलेटेड करके देखेंगे। आई होप आपको ये पैसेज अच्छे से समझ में आया, बट अगर फिर भी आपको कुछ लगता है कि हाँ नहीं समझ में आया तो आप इसके लिए मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर आपके जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। सो हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।